सो गाइस यू गॉट मी टीचिंग बिफोर GTA 6। तो ये हमारा पहला लेक्चर हो रहा है। बहुत एफर्ट लगाए हैं मैंने इस लेक्चर को बनाने में। एंड बेसिकली जो मेरा रिसेंट से अप्रोच रहा है कि प्रैक्टिस हैवी जाना है, इसलिए ये मोल कॉन्सेप्ट जो हमारा केमिस्ट्री का सबसे फंडामेंटल चैप्टर है, अपन इसका आज एक वन शॉट टाइप का लेके आए हैं। बट दिस इज नॉट योर रेगुलर वन शॉट, इसमें बहुत चीजें हम अलग करने वाले हैं। दिस इज अ रिवर्स लर्निंग यूजिंग PYQ वन शॉट, मतलब कि हम रिवर्स में सीखेंगे। समझ रहे हो? रिवर्स में हम क्या सीखेंगे भाई, कि कैसे जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो क्वेश्चंस बन रहे हैं जिन कॉन्सेप्ट पे, हम इन कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे सीधे सीधे। मतलब जो पूरा ओवरव्यू रहेगा। अगर तुम्हारा 11th बैकलॉग है और ये चैप्टर तुम्हारा वीक है, तुम्हें ये जरूर देखना चाहिए। एंड अगर तुम अभी आए हो 11th में, अपियर कर रहे हो, रिवीजन नहीं हुआ है और तुम्हें पता नहीं है कि भाई कैसे रिवीजन करना है, ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिवीजन लेक्चर जो होने वाला है। एंड सबसे ज्यादा ध्यान रखना, दिस इज अ प्रैक्टिस फोकस। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है ना कि भैया वन शॉट देख लिया लेकिन क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, क्वेश्चन कर रहे हैं, जो जेई में आए हैं वो सीधे सीधे वही क्वेश्चन ही कर रहे हैं। इसीलिए मतलब इतने सारे वन शॉट्स, मैं तुम्हें पहले ही बताता हूँ कि इतने सारे वन शॉट्स के बीच में मैं क्यों वापस एक वन शॉट लेके आया हूँ, बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिस फोकस वर्जन। कि जेई के एक्चुअल पेपर में जो जो चीजें आती है हमने वही सीधे सीधे क्वेश्चंस के फॉर्म में डाल दिया, और हर क्वेश्चन से पहले उसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है उसको पढ़ेंगे। तो लंबा होगा लेक्चर, पहले ही बता रहा हूँ, बिकॉज दिस विल बी योर लास्ट रिवीजन लेक्चर अगर तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर को पूरे पूरे तरीके से मास्टर करना है। क्या सिखाऊंगा ये बता दे रहा हूँ। मैं पहले ना तुम्हें कुछ बेसिक्स सिखाऊंगा जिसमें मोस्टली फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, बेसिक केमिस्ट्री, सबकी चीजें हैं पीपीटी में। मुश्किल से ये 30 मिनट अपन पूरा फास्ट रिवीजन करेंगे। फिर हम Q&A करेंगे सीधे PYQ ऑफ जेई मेन से। मतलब जेई मेन के जो PYQ हैं, सीधे सीधे वहां से ही हम पूरा रिवर्स लर्न करके पूरा चैप्टर की बैंड बजा देंगे। बट अच्छे सेंस में बैंड बजा देंगे, मतलब अब इस चैप्टर से अगर कुछ भी आता है तो तुम्हारे को बिल्कुल नीड नहीं पड़ेगी घबराने की या फिर ये सोचने की कि भैया मेरी बैंड बच गई है। इसमें सब कुछ कर लोगे, मेरी गारंटी है। एंड साथ ही साथ एक और चीज बता दूं, जो मुझे नहीं जानते हैं, आई एम एन एलुमनाई ऑफ IIT इंदौर। बहुत सालों से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, पीछे से पढ़ा रहा हूँ, मेंटर कर रहा हूँ। दिस इज देयर हैज बीन ओनली 1 ईयर जब से मैं फ्रंट एंड पे चीज आके बताता हूँ। एंड एक चीज लिख के ले लेना, गारंटी, ये जो चैनल है IITian गाइडेंस चैनल जो है, ये चैनल बेस्ट नेक्स्ट कुछ सालों में इंडिया का नंबर 1 प्रैक्टिस ओरिएंटेड चैनल होगा। इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ तुमसे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यार इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आने से पहले तुम्हें मैं कुछ चीजें बताता हूँ, विचार बेसिकली कि भाई है क्या ये फिजिकल केमिस्ट्री का माइक्रो टू मैक्रो ट्रांसलेटर, ये पूरा क्या है, पूरा अच्छे से ओवरव्यू देता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना मेरे लाला। ये फंडामेंटल है, बेसिक्स है, मतलब यहाँ से नींव रखी जाती है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री की। ये हिला तो सब कुछ हिल जाएगा। और मैं तुम्हें ना बहुत डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। बेसिकली ये एक सॉल्यूशन है भाई, पड़ा हुआ है डब्बे में, कुछ जार में, गिलास में कुछ पड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास पड़ा हुआ है पानी। केमिस्ट्री ऐसे वर्क नहीं करती। केमिस्ट्री में ना अंदर घुसने की जरूरत होती है कि इसमें भाई सारी चीजें निकालो, सारी बकचोदियां करो इसके अंदर, और तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि इससे निकल के जितनी भी कैलकुलेशन और क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, वो इसके फंडामेंटल मॉलिक्यूलर मोलर लेवल या रूट लेवल पे होते हैं। पानी है, ये पानी यहाँ भी पड़ा है, इस पानी पे केमिस्ट्री नहीं लगेगी मेरे भाई, इस पानी पे क्वेश्चंस नहीं होंगे। इस पानी को जब ब्रेक डाउन किया जाएगा H2O में, तब क्वेश्चंस बनेंगे। यही है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री और यही है मोल कॉन्सेप्ट कि भाई इसके अंदर मुझे बता दो भाई H2O के मॉलिक्यूल्स कितने, ये एक चीज है। फिर इसका बता दो कि भाई H2O का वेट कितना है। फिर मुझे ये भी बता दो कि इसमें अगर मैं कुछ मिक्स कर दूं से HCl, तो क्या मोलैरिटी, मोलैलिटी, कंसंट्रेशन टर्म्स, यही सब कुछ है। इसलिए फंडामेंटल बन जाता है, क्योंकि आगे के सारे चैप्टर्स इस पे बेस्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बार बार बोल रहा हूँ। पहले अभी सबसे पहले +4 मार्क्स सिक्योर करते हैं डाल्टन से। आ जाता है PYQ में, तुम्हें PYQ में कराऊंगा भी इसका। तीन ही चीजें बोल रही है, बहुत ध्यान से सुन लो डाल्टन भाई क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अपने अपने समय की बात है यार। आज हमें लगता है, मतलब डाल्टन को तुम बोल सकते हो गधा था, ये कुछ नहीं पता था इसको। अबे गधा नहीं था। बात क्या थी कि जहां 1800 की बात है, 1800 में अगर कोई बोल देता कि भाई एक रोबोट टाइप का आएगा, चैट जीपीटी इसका नाम होगा, वो कुछ भी काम कर देगा तुम्हारे बोलने पे, लोग बोलते हैं पागल वागल है क्या। वही सीन है। तो डाल्टन भाई को उस समय उसके एक्सपेरिमेंट से जो समझा कि मैटर, देखो मैटर सब कुछ है, मैटर ये भी है, मैटर ये भी है। इवन दिस फोन इज लाइक कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ मैटर्स। इसका जो चिप है उसमें कुछ
सेमीकंडक्टर मैटर होंगे, सब कुछ मैटर है। वो क्या बोल रहा है कि मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट है वो एटम है, और एटम नहीं टूट सकता भाई। अब वो गलत प्रूफ होगा, मैं बता सकता हूँ आज की रियलिटी क्या है, बट अभी डाल्टन भाई की सुनते हैं। ठीक है, डाल्टन भाई की स्टोरी में है, हमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे होता है ना मूवीज में, सलमान भाई की स्टोरी में, आज हम डाल्टन भाई की स्टोरी में। तो सलमान भाई अगर एक घूसा मारे हैं, लोग अर्थ से बाहर निकल के नीचे आ जाए, तो हम उस समय दिमाग ये नहीं लगाते ना कि सही है गलत। वैसे ही डाल्टन भाई की बात सुनेंगे, इससे क्वेश्चन आएगा। सब एटम का मास एक जैसा होगा, आइडेंटिकल। मतलब अगर हाइड्रोजन है, तो अगर 100 हाइड्रोजन है, तो सबका मास एटम का सेम ही होगा। ऐसा नहीं कि एक का दो हो गया, एक का एक हो गया, एक का डेढ़ हो गया, एक का सवा हो गया। कंपाउंड फॉर्म इन अ फिक्स्ड होल नंबर रेशियो। ये एक बात है जो आज तक भी ट्रू है, कि अगर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये H2O बना रहे हैं, ठीक है, पहले तो O रेडिकल उसमें नहीं होता है, यहाँ पे 2 लगेगा। तो बेसिकली हाइड्रोजन और एच ऑक्सीजन अगर हम मिला रहे हैं, तो ये बात बहुत श्योर है कि वो फिक्स प्रोपोर्शन में मिलेंगे, दैट इज H2O। अब क्या क्या गलत प्रूफ हो गया भाई? इंडिविजुअल वाला पॉइंट गलत प्रूफ हो गया, क्योंकि एटम डिवाइड हो जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स में। ये न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। और आइडेंटिकल भी नहीं होते हैं। हमने आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट सुना है, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। C12 आपने सुना होगा, C13 सुना होगा। और थर्ड वाली पॉइंट सही था। तो इतना समझ लो, 4 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे आपके। अब कुछ लॉ समझने केमिकल कॉम्बिनेशन के, सीधे सीधे जेई मेन में इससे क्वेश्चन आता है। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसा है। इसका कहना है भाई सीधे सीधे, ठीक है, कि मैं जितने मास को घुसाऊंगा उतना मास बाहर आना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। सीधे सीधे बता रहा है कि फॉर एग्जांपल A+B को मैंने रिएक्ट कराया, C+D बना, तो A+B का अगर मास x है, तो C+D का मास भी मेरे भाई x ही रहेगा, y नहीं रहेगा। गलत लिख दिया मैंने, x ही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या 100% सही है? आज के टाइम पे अगर तुम बोलोगे, मुझे कमेंट में बताओ क्या 100% सही है? अबे गधो, नहीं है सही 100%। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, मासेस चेंज हो जाते हैं, तभी तो एनर्जी निकलती है ना। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगा रहे हैं हम, बट रियलिटी में ये 100% ट्रू नहीं है। बट मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर के लिए आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज कर सकते हैं। अब इसलिए डायग्राम से भी समझ लो कि जितना डाला मिला के जो भी बनाओगे रहेगा उतना ही, ठीक है। दूसरा, रेशियो बाय मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब इसके लिए कितना अच्छा क्लासिक एग्जांपल है, से समझ जाओगे। सोर्स मैटर नहीं करता। अगर आपका टैप वाटर है, उसमें जो H2O है, और जो आपका ग्लेशियर वाटर है उसमें जो H2O है, वो H2O फंडामेंटली सेम ही है। उसमें 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है, उसमें कुछ अंतर नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई इस ग्लेशियर वाटर क्योंकि वो बहुत प्योर है तो उसका हाइड्रोजन का मास बढ़ गया, टैप वाटर है क्योंकि वो थोड़ा गंदा है तो उसके हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का मास हिल गया। ये दूसरा लॉ ध्यान रखना, ये ज्यादा नहीं लगता। फर्स्ट वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत लगेगा, मैं PYQ में कराऊंगा। सीधे सीधे जितना मास डालोगे उतने मास बाहर निकलेगा, इससे अलावा दिमाग मत लगाना। नेक्स्ट समझते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। थोड़ा यार डिफिकल्ट सा, अजीब सा है, थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। हमने CO और CO2 का एग्जाम्पल लिया है। भाई साहब क्या बोल रहे हैं, अपना डाल्टन भाई क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा ना मैं जूम कर रहा हूँ ताकि तुम्हें ढंग से लिखवा सकूं। भाई अपना बोल रहा है कि यार अगर ना जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं और साला 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, एक फॉर एग्जांपल CO बना रहा है और एक मान लो CO2 बना रहा है, तो इसका क्या कहना है कि फिक्स CO से कंबाइन करके ऑक्सीजन जब 2 प्रोडक्ट बनाएगा तो ये फिक्स्ड प्रमोशन में ही बनाएंगे जो होल नंबर्स के प्रोपोर्शन होंगे। भैया घंटा समझ नहीं आया, बेकार टीचर हो। ये क्या बोल रहा है, फिर से बताता हूँ, कि कार्बन ऑक्सीजन मिलके 2 कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, CO भी बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 भी बना सकते हैं। वो बोल रहा है कि ये O इसमें और इसमें ना फिक्स्ड होल नंबर के प्रोपोर्शन से ही कंपाउंड बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि इस होल नंबर के नीचे जाएं। जैसे यहाँ पे 16 ग्राम है ऑक्सीजन, यहाँ पे 32 है, ठीक है, तो ये फिक्स प्रोपोर्शन कितना हो गया, 16:32, दैट इज 1:2। काम का ज्यादा नहीं है, बस सिलेबस में पढ़ा दे रहा हूँ, असर्शन रीजन में आ सकता है। मतलब फिर से बहुत ध्यान से सुनो, अगर कार्बन हमारे पास है, उसके संग ऑक्सीजन कंबाइन होके O2 CO भी बना रहा है, CO2 भी बना रहा है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन होल नंबर के प्रोपोर्शन में ही रहेंगे। तुम्हारे दिल खुश हो जाए इसलिए एक एग्जांपल और देता हूं, अब चीजें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, अब ये दोनों जब कंबाइन होते हैं,
ठीक है, तो ये भी तो दो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, H2O भी बनाते हैं और H2O2 भी बनाते हैं। अब सेम चीज लगते हैं, हाइड्रोजन कंबाइन हो रही है, ऑक्सीजन का दो खेल है, हाइड्रोजन तो H2 ही रह रही है। तो ये देखो ये कितना 16, ये 16 दूनी 32, 1:2, यही वो बोलना चाह रहा है कि फिक्स्ड होल नंबर के प्रोपोर्शंस में रहेगा, ऐसा नहीं कि होल नंबर ना हो 1:1.7 हो जाए, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा काम करिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं चमका हो तो जाने देना। अब व्हाट इज एन एटम, इस पे आ जाते हैं। बहुत बेसिक बेसिक सी चीज है यार, एटम क्या है ना, ये तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी सुनोगे, जब वो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ था कि भाई एटम जो है ना, वो छोटा सा उसके पास एक न्यूक्लियस है इत्तू सा, और उसके अलावा ना सब खाली स्पेस है, और ये न्यूक्लियस में ही इसका 99.9% माल छिपा हुआ है, सारा वेट इसका इसके न्यूक्लियस में ही है। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक्टिव एजेंट्स। वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, जो गेन हो सकते हैं, लूज हो सकते हैं। और आपको अगर पता होगा ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल मेरे भाई क्या बोलता है कि मैं एटम इतना अजीब आदमी हूं कि मेरे को मेरे 8 सराउंडिंग्स ही पसंद है। मतलब मैं ऐसा बंदा हूं जिसको भाई 8 लोग अगर मेरे साथ होंगे तो मैं सिक्योर फील करता हूँ। मैं भाई बहुत दोस्ती वाला, मौज मस्ती वाला, चिल वाला बंदा हूँ। मेरे सराउंडिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे होंगे तो मैं खुश रहूंगा, अगर नहीं होंगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा, और फिर मैं दोस्ती, नई दोस्ती करता रहूंगा। अगर मेरे पास 7 दोस्त है तो मैं एक ही और दोस्त बनाऊंगा, उससे ज्यादा दोस्त नहीं बनाऊंगा। अगर मेरे पास भी 7 दोस्त हैं, सामने वाले के भी पास भी 7 दोस्त हैं, तो हो सकता है कि हम कंबाइन में दोस्ती कर लें। ठीक है, ये इसका बेटर एग्जांपल, ये मेरे पास 7 दोस्त है, सामने वाले के पास 9 दोस्त है, तो हम दोनों की इच्छा है कि हमारे पास 8 ही दोस्त रहे, तो मैं उससे एक दोस्त ले लूंगा क्योंकि वो ज्यादा दोस्त हो गए हैं उसके पास। ये सिंपल सिंपल सी सिनेरियो है। अब आ जाते हैं यार, एक बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है कि भाई एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, एटॉमिक मास क्या होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। बेसिकली क्या हुआ यार, देखो एक चीज को तुम समझो। ठीक है, एक सिनेरियो तुम्हें बताता हूँ एटम का। अपने को यहाँ पे कोई खाली पेज मिलेगा क्या? खाली पेज नहीं मिलेगा, चलो कोई बात नहीं, वापस जाते हैं, एक खाली पेज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि एटम क्या होता है भाई। एटम क्या है, बहुत छोटी सी, बिल्कुल माइन्यूट चीज है। मतलब एटम कितना छोटा है उसका एक अंदाजा लगाओ कि 1 मोल, फॉर एग्जाम्पल 1 मोल है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम का 1 मोल है, तो ये कितने 16 ग्राम का है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें कितना है 6.022 × 10⁻23 एटम्स है। ठीक है, तो ये देखना नहीं है कि वो रह सकता है नहीं रह सकता, इतने ज्यादा। 16 ग्राम कितना सही होता है, 16 ग्राम मतलब 2 4, मतलब कितना सही होगा, छोटी सी बूंदे होंगी, मतलब एक ढक्कन, इस बोतल के एक ढक्कन पानी में 16 ग्राम आ जाएगा मेरे हिसाब से। उसमें 10⁻³ कितना छोटा है। तो एटम का मास डिफाइन करना भाई बड़ी मुश्किल खीर पड़ रही थी उनके लिए, बड़ा डिफिकल्ट आ रहा था कि भाई इसका मास कैसे डिफाइन करें। तो फिर लोगों ने दिमाग लगाया कि यार एक ना कंपाउंड है, बहुत स्पेशल है, C12। एक तो सबसे ज्यादा अबिंडेंस में है। कार्बन क्या, मोस्ट ऑफ द मैटर में कार्बन है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा कार्बन है, सब चीजों में सबसे ज्यादा कार्बन है, लकड़ी में सबसे ज्यादा कार्बन है, नेचर में सबसे ज्यादा कार्बन है, फूड में सबसे ज्यादा कार्बन है। तो उनने क्या बोला कि एटॉमिक मास क्या कर लो आप, कि जिसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं और कभी कभार हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या कर दो तुम भाई साहब, क्योंकि ये भाई डिफिकल्ट जा रहा है। ठीक है, ये अगर डिफिकल्ट जा रहा है रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कंपाउंड, एटम ऑफ एलिमेंट, डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। इससे करते ही चमत्कार हुआ और सब चीजें बहुत अच्छे से प्रपोर्शन में आने लगी। तो जो आपका, हम अगर उधर जाएं, इधर जाएं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का जब मास वो 1 एटॉमिक यूनिट बोल रहा है, तो बेसिकली ये क्या है मेरे भाई, ये है कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास जो भी होगा, उन्नू पुन्नू चुन्नू पुन्नू ग्राम्स, जब 10⁻⁻⁻ पता नहीं कितने ग्राम, ये होगा इसका एक्चुअल मास, बहुत छोटा होगा, बहुत माइक्रो होगा। ठीक है,
इसको डिवाइड किया उसने 1/12 इंटू मास ऑफ C12, तब जो नंबर आया उसको हम 1 बोलते हैं। इसलिए इसकी कोई यूनिट एक्चुअली में है नहीं, इसको हमने क्या है, ये तो रिलेटिव है, ठीक है। अब बहुत बार लोगों ने क्या हुआ, रिलेटिव एटॉमिक मास को क्या बोला कि ये तो प्रोपोर्शंस है, ऊपर जो मास था नीचे मास था, इसका कोई यूनिट थोड़ी है। बहुत जगह ना आप इसको एटॉमिक मास यूनिट AMU भी लिखा देख लोगे, फर्क ज्यादा कुछ नहीं पड़ता, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा देखो, अगर ध्यान दो अब चीजें थोड़ी समझने आएंगी। ये समझने के लिए था, ये बेसिक था कि कभी जेई में नहीं खेलेगा, जेई एडवांस खेल देगा कि वो बोल देगा कंसिडर अ न्यू सिस्टम जहां हमने एटॉमिक मास यूनिट को C12 हटा दिया है, ठीक है। जे एडवांस कैसे क्वेश्चन बनाता है कि तुमने ना AMU सुन लिया, तुमने ये नहीं सोचा कि वो कैसे बना क्या बना। जे एडवांस यहाँ पे क्या खेल जाएगा कि हमने ना एटॉमिक मास यूनिट चेंज कर दिया, हमारा मन कर गया है कि हम इसको ना 1/16 ऑफ ऑक्सीजन का जो 16 वाला आइसोटोप है इससे रखेंगे, क्या कर लोगे। और इसके डिफाइन में उसने बता दिया कि भाई एक हाइड्रोजन एटम का जो मास है, फॉर एग्जाम्पल X×10⁻⁻, से 36 ग्राम है। और एक ऑक्सीजन का जो मास है वो है फॉर एग्जाम्पल Y×10⁻⁻36 ग्राम कर देते हैं। क्वेश्चन बता रहा हूँ कि क्वेश्चन मैं बना पा रहा हूँ एज एन IITian बिकॉज आई नो द साइकोलॉजी ऑफ जेई एडवांस एंड मैंने कॉन्सेप्ट को बहुत डीप तक पढ़ा है। तो अब क्या बता देगा ना, अब न्यू सिस्टम से मुझे आप ये बताओ कि ये 5 एलिमेंट का मास क्या होगा, और 4 ऑप्शन भी दे देगा, A B C D। इसमें फॉर एग्जांपल ब्रोमियम का मास पूछ लिया, ठीक है, कैल्शियम का पूछ लिया, और अलग अलग मास पूछता रहेगा। एक में पूछ देगा कि पूरे मास का सम कर दो, और उसको इंटीजर टाइप में डाल देगा, पूरा कॉम्प्रिहेंशन बना देगा इतनी सी चीज का, ठीक है। अब आपके लिए एक एक्टिविटी है, मैं चाहता तो तुम्हें बता देता बट मैं यहाँ लिख के नहीं दूंगा ताकि तुम खुद भी करो। कुछ एलिमेंट्स नोट करा रहा हूँ, इसके मास मुझे तुमसे चाहिए ही चाहिए, याद ही होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, मैंगनीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लो एक मिनट रुको, क्लोरीन, लिथियम, लिथियम नहीं लिखा, लिथियम, ठीक है, क्लोराइड हो गया। और कौन कौन से कॉमन होते हैं, सल्फर भी हो गया है। देन मतलब बेसिकली अगर पीरियोडिक टेबल में देखोगे या फिर एटॉमिक नंबर से देखोगे तो एक से लेकर लगभग लगभग 50-60 तक के मास तुम्हें पता होने चाहिए। जैसे इसका 35 होता है, इसका 40 होता है, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है। नाइट्रोजन कितना होता है, 14 होता है, 16 होता है, 32 होता है। इन सब के याद करके आओगे, अभी जाके पॉज करके याद कर सकते हो, डालोगे जेमिनाई पे, तुरंत आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हें एक्टिविटी करनी है, याद नहीं रखा, उसने क्वेश्चन बना दिया H2SO4 पे, क्या करेगा, तेरे को सल्फर का मास ही नहीं पता है तो, ठीक है। तो वापस आते हैं इस पर, मुझे कमेंट्स में ये भी बताओ यार, ये देखो नॉलेज और नॉलेज को बेसिकली दिखाना, वो दोनों अलग चीज होती है, समझ रहे हो, समझा पाना। मुझे कमेंट्स में बताओ अच्छा लग रहा है लेक्चर, चीजें दिमाग में घुस रही हैं, ये तो बहुत छोटे लेवल पे, हम इसको तो बहुत आराम से कर रहे हैं, क्वेश्चन से हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब ये यार छोटा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं जल्दी उड़ा रहा हूँ। मॉलिक्यूलर मास क्या है कि भाई वो मॉलिक्यूल है, जैसे ये क्या मॉलिक्यूल है, ये बेसिकली H2SO4 मॉलिक्यूल उसने बनाया है। तो H2SO4 मॉलिक्यूल का क्या मास होगा, सारे एटम्स का, सारे जो एलिमेंट्स का मास है वो मिला देंगे। तो इसने क्या किया कि भाई H2SO4 है लाला, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का मास, 1 इंटू सल्फर का मास, 4 इंटू ऑक्सीजन का मास, 98 मॉलिक्यूलर मास आ गया, ठीक है। ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये असर्शन रीजन में आ सकती है। मॉलिक्यूल ही जनरली स्मॉलर पार्टिकल, एक सब्सटेंस का जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख सकता है। जैसे ये फिर बता रहा हूँ, पानी भी पी लेता हूँ, ये पानी का स्मॉलेस्ट पार्ट H नहीं है, O नहीं है, H2O है, जो इंडिपेंडेंट स्टेबल एक्सिस्टेंस रख सकता है मेरे भाई, ठीक है। H इंडिपेंडेंटली स्टेबल नहीं है, O इंडिपेंडेंटली स्टेबल नहीं है, उस केस में O2 इंडिपेंडेंटली स्टेबल है, इस बात को समझना पड़ेगा। नाइट्रोजन इंडिपेंडेंटली स्टेबल नहीं है मेरे भाई, N2 है, सबसे ज्यादा अबंडेंस में है वो गैस, ठीक है।
अब लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है एएमयू से, मैं आपको बताता हूँ। अभी भी ये बहुत छोटी है, बहुत निन्नू सी आपकी क्वांटिटी है। जो आपका फॉर एग्जांपल मास है कार्बन का, कितना अच्छा एग्जांपल है, बहुत लिटरली मजा आ गया। ये इसने क्या बोल रहा है मेरे भाई, कि जो आपका C12 का एलिमेंट है ना, मान लिया इसका एटॉमिक वेट है 12 AMU, ठीक है, इसका एटॉमिक वेट है 12 AMU, हमने मान लिया है। बट ये मेजर कहाँ करोगे? आपके पास तो भाई रियल वर्ल्ड में ये कार्बन है ना ग्रेफाइट के फॉर्म में, इसको मेजर कैसे करेगा मेरे भाई? ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए क्या किया गया है, ये नंबर डाला है Na, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट और मॉलिक्यूल, जिसका नंबर, ये नंबर कंथस्ट होना चाहिए इंटू 10⁻23। जनरली कैलकुलेशन में हम इसके संग बहुत खेलेंगे कि कहीं 0.2 को सिर्फ 0.2 रखेंगे, कहीं 6 ही ले लेंगे, वो तो सब कैलकुलेशन में कैसे उड़ाएंगे वो समझ लेंगे। अब जो अनइमेजिनल प्रॉब्लम थी वो इमेजिनरी से बाहर आ गई। आप बेसिकली यहां से आपने इसको यहाँ ट्रांसप्लांट कर दिया और यहीं से मोल का ओरिजिन हुआ। मोल क्या है बेसिकली, जैसे हर कोई यही एग्जांपल देता है कि, मैं भी देता हूँ, बहुत नॉर्मल है। मोल क्या है ना, एक क्वांटिटी है, एक नंबर ऑफ क्वांटिटी है। जैसे भाई 1 दर्जन केले दे दो, तो तू दिमाग में कभी नहीं सोचता होगा यार मम्मी 1 दर्जन में कितने केले आएंगे, 12 ही आएंगे, तो दिमाग में घुस चुका है। ग्रॉस यहाँ इंडिया में यूज नहीं होता, ग्रॉस में 144 होते हैं, दैट इज डबल डजन का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है, जैसे सैकड़ा दे दो, हिंदी भाषा में होता है, एक सैकड़ा दे दो, एक सैकड़ा कॉपियां लगा दो, एक सैकड़ा वो लगा दो, ठीक है, तो या फिर क्वांटिटी है, ठीक है, जैसे ये है, क्या कहते हैं, बीघा। अगर आपने लैंड वगैरह देखा हो कि बीघा है, तो बीघा में कुछ गज आते हैं, एकड़, एकड़ में लगभग अलग अलग जगह के हिसाब से 2 से 2.5 एकड़ में, 2 से 2.5 बीघा आते हैं, या एक बीघा में 800 गज आते हैं, क्वांटिटी है। ऐसी मोल एक क्वांटिटी है। मोल क्या है, मोल मीन्स 6.22 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बनाने के लिए, काउंट करने के लिए मोल को इंक्लूड किया गया है कि इतने सारे, इतने छोटे 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 एटम्स हैं, तो उसको काउंट करना बहुत मुश्किल है। आप देखो ना कितनी घटिया कैलकुलेशन हो जाएगी। मेरे पास फॉर एग्जांपल 12 ग्राम कार्बन है, मैं हर जगह बोल रहा हूँ 12 ग्राम कार्बन मतलब 6 इंटू 10⁻23 कार्बन होंगे। अब उसने किसी ने बोल दिया भाई ये काम करो, फिर 1000 ग्राम कार्बन बता दो इसमें कितने आइटम होंगे। अब भाई मैं फिर इसको डिवाइड करने लग गया कि 12 ग्राम में इतने होते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23, इसको 12 से डिवाइड करूंगा, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, पॉइंट बच जाएगी ना, इसलिए इसको लाया गया, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे ही सारा मोलर मास का खेल है, बहुत ध्यान से सुनना, इसमें ज्यादा टाइम नहीं बोलूंगा। सिंगल एटम का मास होता है 16 AMU, 16 जो हमने देखा था। बट मोल का मास क्या होता है, ग्राम में होता है, जिसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। सारा खेल यही होगा। AMU ग्राम नहीं है, छोटा, तो बहुत निम्न सा, बहुत छोटा सा क्वांटिटी है एटॉमिक मास। AMU मास जो है ये ग्राम में है, आपका वाला ही ग्राम है। अब अपन वो आ गए 12 ग्राम, 16 ग्राम जो ढक्कन में आता है ना, तो हो सकता है कि एक ढक्कन में 16 ग्राम कार्बन आ जाए, तो ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन इन केस मान लेते हैं कि वो आ सकती है, तो वो एक ढक्कन एक बोतल में आ सकती है। हमने यहां तक चीजों को डिफाइन कर लिया। जनरली न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है, बस ग्राम हट जाता है। अब देखो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाई मैप समझो। ये वाई मैप का स्क्रीनशॉट ले ले मेरे भाई, इसका ज्यादा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन तुझे कहीं मिलेगा ही नहीं, और मैं पढ़ा रहा हूं तो लिटरली तुम्हें समझना चाहिए कि दिस इज समथिंग जो वैल्यू ऐड कर रहा है मेरे भाई। समझ रहे हो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू ऐड कर रहा है, मेरी भी मेहनत लग रही है यार इसमें। ठीक है, तो मुझे कमेंट में ये भी बताओ कि कंटिन्यू करना भी है या नहीं, मतलब मैं ब्रूटल फीडबैक चाहता हूँ। तुम्हें लग रहा है नहीं भैया नहीं मदद हो रही, तुम बेकार समझा रहे हो, तो ठीक है, खुद को इम्प्रूव करेंगे या फिर बंद कर देंगे। ठीक है, अब मोल्स के ना सीधे सीधे खेल समझ लो। मोल ना बड़ा, इसको बोल सकते हैं ना, अजीब है। गैस के साथ अलग रिएक्ट करता है, किसी चीज के साथ अलग रिएक्ट कर सकता है। बहुत ध्यान से सुनना, मोल को अगर नंबर पार्टिकल में डिवाइड करना है, तो मोल से अगर पार्टिकल पे जाओगे तो इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, पार्टिकल से मोल में जाओगे तो इस नंबर से डिवाइड कर देना। ये बात खत्म हो गई। अगर पार्टिकल दे रखे मोल में जाना है तो डिवाइड करोगे, मोल दे रखे पार्टिकल में जाना मल्टीप्लाई करोगे, एक चीज खत्म हो गई। अब मास की बात कर दी, मोल्स दे रखे हैं और मास चाहिए, तो मोलर मास से, मोल्स दे रखे हैं मास चाहिए तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे।
मतलब भैया मुझे नहीं समझ में आया, 10 मोल दे रखे हैं कार्बन C12 के, मुझे मास चाहिए, तो 10 × 12 ग्राम 120 ग्राम के होते हैं भाई, तौल दूं, दे दूं? मोलर मास दे रखा है, ठीक है, मोलर मास दे रखा है, मोल्स चाहिए तो डिवाइड कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल 180 ग्राम पानी है, कितने मोल्स होंगे, 18 ग्राम से माइनस कर दूंगा, 10 मोल्स का पानी मिला है भैया आपको, ठीक है। गैस के केसेस में ऐसा डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट मतलब भूलोगे नहीं। गैस के केस में चीजें हिल जाती हैं, क्योंकि गैस ना थोड़ी अजीब है, बकवास तो नहीं है, बट गैस के संग अजीब क्या है कि गैस फैल जाती है, ठीक है। तुम्हारा वो दोस्त होता है ना जो फालतू में फैल जाता है, उसका कुछ वो नहीं है, कभी इतनी बातें करेगा कभी इतनी बात करेगा। गैस क्या है ना, गैस बोलती है कि भाई मैं इतनी अजीब हूं ना कि मेरे को टेम्परेचर के हिसाब से ना मेरा फैलना रहता है, PV = NRT। ये आपका जो चैप्टर है ना गैसियस स्टेट, ये निकल गया है, बट ये इक्वेशन वैलिड है, ये इक्वेशन सिलेबस में है। बेसिकली आइडियल गैस की ये इक्वेशन है कि ये प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, एन हो गए मोल्स, आर हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी हो गया टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। इसके हिसाब से मोल्स वाली चीज मैं आपको बता देता हूं कि गैस के मोल्स कैसे काउंट होते हैं, ठीक है। एक मोल आइडियल गैस की वॉल्यूम 22.4 लीटर होती है, एक मोल आइडियल गैस की वॉल्यूम 22.4 लीटर होती है। मतलब आइडियल गैस क्या है, स्टैंडर्ड STP, ठीक है। मोस्ट ऑफ द गैस आइडियल नहीं होती है, हम इस सिनेरियो में एक आइडियल मानते हैं। आपको ये टर्म STP, SPD इमरजेंसी की तरह ना STP पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब 1 ATM आपका प्रेशर होगा और टेम्परेचर आपका केल्विन में होगा। स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर में आपकी एक मोल, चाहे वो दुनिया की कोई भी गैस हो, उसकी वॉल्यूम 22.4 लीटर मानी जाती है। मतलब 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 क्या है कि अगर आपको दे रखा है कि 5 मोल गैस है, तो आप उसकी वॉल्यूम निकाल सकते हैं STP पे, और क्वेश्चन यही बनेंगे, ठीक है, क्वेश्चन यही बनेंगे। वो क्या बोल देगा, STP पे मेरे पास 500 ग्राम ऑक्सीजन है, उसके मोल्स निकाल दो प्लीज। तो आप 500 ग्राम ऑक्सीजन से उसकी वॉल्यूम निकाल दो, सॉरी वॉल्यूम, तो 500 ग्राम ऑक्सीजन से आप पहले क्या करोगे, 500 ग्राम ऑक्सीजन से उसके मोल्स निकाल दोगे, ठीक है। मोल्स कितने हो जाएंगे, 32 से डिवाइड कर दोगे। अब ये वॉल्यूम, एक मोल की वॉल्यूम 22.4 लीटर है, तो इतने मोल्स की वॉल्यूम के लिए 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये सीख, ये हम क्वेश्चन में सीख लेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन ये सीधे सीधे बताऊंगा यार, इसमें ज्यादा उंगली मत करना। एक एलिमेंट की एक कंपाउंड में कितनी परसेंटेज है, जितना उसके एक मोल का मास है, टोटल मोलर मास कितना है, 100 से डिवाइड कर दो। जैसे इसने C2H5OH का एग्जांपल दे रखा है, इसका मोलर मास 46 होता है। 40 कैसे हो सकता है, लो यार तुम भी क्या याद रखोगे, 12 × 2, ये हो गया हाइड्रोजन का 5 C2H5OH, तो +1 और लगा दिया, और O का 16, ये कितना हो गया 24, ये हो गया 6, ये हो गया 6, 24 16 30 40 46 ग्राम आ गया। तो कार्बन का परसेंटेज कितना होगा, कार्बन कितना है भाई 24 है, टोटल कितना है 46 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यही हाइड्रोजन यही ऑक्सीजन, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, निपटा दो। एम्फिरिकल फॉर्मूला वर्सेस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सबसे ज्यादा PYQ बनते हैं, वन ऑफ दी सबसे ज्यादा PYQ बनते हैं। एम्फिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला, एक्चुअल जिस रियलिटी में वो रहता है। जैसे C6H12 10th में पढ़ा है, O6 ग्लूकोज है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इस तरीके से इसका मॉलिक्यूल बनता है। बट एम्फिरिकली उसने क्या किया है कि इसमें सबको मतलब बेसिकली एलसीएम लेके डिवाइड कर दिया है, ठीक है। इसका एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 6 है, तो इसको बेसिकली CH2O लिख दिया है, ठीक है। कुछ भी ले लो, जैसे H2O2, इसका एम्फिरिकल फॉर्मूला H होगा, ठीक है, या फिर C11H22O11 है, तो इसका भी CH2O ही होगा। अब ये CH2O वो CH2O अलग हो सकता है, इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। कुछ काम नहीं है, बस खेला खेली करवाएगा ये। स्टोइकियोमेट्री आ गई भाई, स्टोइकियोमेट्री भी समझो भाई, एक फैक्ट्री लग गई है, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। फैक्ट्री लगी है, बेसिकली प्रोडक्ट बन रहे हैं, कंपाउंड बन रहे हैं भाई साहब, फैक्ट्री डाल दी हमने,
फैक्ट्री हमने ऐसी कैसी फैक्ट्री डाली है, हमने ये फैक्ट्री डाली है कि हम दो चीजें, तीन कंपाउंड मिला के प्रोडक्ट बनाते हैं। आज हमारी फैक्ट्री में क्या बन रहा है भाई, हमारी फैक्ट्री में NH3 बन रहा है। तो स्टोइकियोमेट्री क्या बोलता है कि आपने NH3 बनाना है, तो आइडियली इस दुनिया में नाइट्रोजन तो N2 की तरह एग्जिस्ट करता है, और हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन H2 की तरह एग्जिस्ट करता है। इस फैक्ट्री से NH3 बनाना है, तो भाई मेरे को बता दे कितना रॉ मटेरियल डालूं। अगर तुम फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है से केक बनाने की फैक्ट्री है, तो ऐसा थोड़ी है कि भाई 1 किलो आटा डालूंगा, 1 किलो अंडा डालूंगा, 1 किलो बटर डालूंगा, 1 किलो क्रीम डालूंगा, 1 किलो फ्रूट्स डालूंगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, 1 किलो आटा डले सिर्फ एक अंडा डले फॉर एग्जाम्पल 10 ग्राम का, और क्रीम डले वो आधी डले 500 ग्राम डले, फ्रूट्स डले वो 250 ग्राम डले, तभी एक अच्छा केक बन के आता है। वही सीन है। अब इसको ना बैलेंसिंग में हमेशा ध्यान रखना, 2 N है, ये इधर है तो 2 लगाऊंगा, ये 6 हो गए तो 3 लगाऊंगा। तो यही वो बोल रहा है कि इसको बनाने के लिए इस फैक्ट्री में एक NH3 निकल ही नहीं सकता। कैसे निकलेगा, 1 मोल N2 रिएक्ट करेगा 3 मोल ऑफ H2 के संग, और 2 मोल, दो प्रोडक्ट निकाल देगा NH3 के। कंजर्व, ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ मास को आप लगा लो, NH3 का वो दिखा लो कितना होता है, ये हो गया 17, गलत क्यों कर रहा हूँ, हाँ 17 हुआ। 2 मोल निकलते हैं, 34 ग्राम हो गया, 34 ग्राम बाहर आया प्रोडक्ट। फैक्ट्री ने तो बीच में कुछ नहीं खा लिया, वो चेक कर लेते हैं। N2 का 1 मोल, ये हो गया 28 ग्राम, इसके 3 मोल, ये 2 होता है 6 ग्राम, 28 6 34, कंजर्वेशन हो गया। अब आ गया भाई साहब फैक्ट्री में दिक्कत। ठीक है, कार के एग्जांपल समझो, लिमिटिंग रिएजेंट सबसे ज्यादा यूज होगा, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में भी यूज होगा, इक्विलिब्रियम में भी यूज होगा, रिडॉक्स में भी यूज होगा, इससे आप बच के नहीं जा सकते हो। एक अपने पास ना साला एक फैक्ट्री लगा दी हमने, गड्डी बनाएंगे हम बेसिकली, एक फैक्ट्री हमने बनाई है, डिफेंडर बनाते हैं हम इसमें। बेसिकली डिफेंडर का ढांचा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मान लेते हैं। अब बेसिकली क्या हुआ, हमारी इन्वेंट्री में ना हमें पहिए जोड़ने हैं गाड़ी में, गाड़ी का फ्रेम है, पहिए जोड़ के गाड़ी निकाल देनी है। 5 कार के फ्रेम है अपने पास, 12 टायर पड़े हुए हैं, ठीक है, कितनी गाड़ियां बनेंगी। अब इक्वेशन भी सही है, एक फ्रेम के साथ 4 टायर लगाते हो तो एक गाड़ी बनती है। तो कितनी गाड़ियां बनेंगी, पहली गाड़ी बनाई 4 टायर हट गए -4, अब कितने बचे 8। दूसरी गाड़ी बनाई फिर -4, बचे कितने 4। तीसरी गाड़ी बनाई 0 बच गए, 3 ही तो कंप्लीट गाड़ी बनी, 2 फ्रेम तो बच गए। इसको एक्सेस रिएजेंट बोल देते हैं और टायर को लिमिटिंग रिएजेंट बोल देते हैं। इसको एक्सेस रिएजेंट है कार फ्रेम, लिमिटिंग रिएजेंट है टायर, जो सबसे पहले खत्म हो गया, और जो सबसे पहले खत्म हो गया वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। कहीं समझा दूं, कहीं समझा दूं, चलो यहाँ पहले तुम्हें समझाता हूँ। अगर A+B मिलके C+D बना रहा है, अगर B लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनेगा। इसको आप भूल जाओ, कितना ज्यादा है कितने कम में है, इसको आप भूल जाओ, भूल जाओ, ठीक है। अब सॉल्यूशन में आ जाते हैं। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, तीन चीजें, इसमें टाइम नहीं होगा। सॉल्यूट जो कम क्वांटिटी में घुसाया गया है, नींबू पानी बनाया गया, तो ऐसा नहीं होता कि नींबू 1 लीटर ले लिया, पानी 4 बूंद लिया या फिर 10 ml लिया, ठीक है, पानी ज्यादा होता है नींबू कम होता है। तो सॉल्यूट जो कम क्वांटिटी में हो, सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में हो, इन दोनों को मिलके जो बना वो सॉल्यूशन है। कंसंट्रेशन टर्म्स में ये बहुत ध्यान में आएगा। अब 3 4 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, बहुत ध्यान से सुन लेता हूँ। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके कुछ रिसोर्सेज हैं जो हमारी कम्युनिटी में मिलेंगे। कम्युनिटी क्या है, व्हाट्सएप का एक लिंक है, इसमें हम क्या क्या देंगे, हम आपको फ्लैश कार्ड की एक रिकॉर्डिंग देंगे। हमारे पास 80 AI का यूज किया है, खोल के बोलता हूँ, 80 फ्लैश कार्ड्स हैं। किस चीज के फ्लैश कार्ड्स हैं भैया, 80 फ्लैश कार्ड्स हैं पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। हमारे पास, यार ये ना सीखा हूं मैं, आईपैड चलाना हो नहीं रहा। हमारे पास इंफोग्राफिक है, हमारे पास ये नोट्स की PPT है, ये सब उस कम्युनिटी में जाएगा लेक्चर रिलीज होने के बाद। तो आप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कर लेना। अब मोलैरिटी समझते हैं, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ये क्या बोलता है, मोलैरिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नॉट सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, इसको मोलैरिटी बोल देते हैं। मोलैरिटी का मतलब कितना है, मतलब जो होता है ना आसान भाषा, आसान भाषा में अगर फॉर एग्जांपल मोलैरिटी दे रखी है 3 दे देते हैं, 3 मोल्स पर लीटर अगर मोलैरिटी, तो सीधे सीधे मान लेना कि 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ से फॉर एग्जांपल HCl,
तो 3 मोल्स ऑफ HCl घुसाए गए हैं 1 लीटर ऑफ ओवरऑल सॉल्यूशन में। 1 लीटर ऑफ पानी में नहीं, 1 लीटर ऑफ ओवरऑल सॉल्यूशन। ऐसे आसान भाषा, ये टर्म सुनते ही कितने पार्ट्स पर बिलियन, ये कुछ भी नहीं, आसान भाषा में लिख दो। एक और आ गया, छोटा एम, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। छोटे मियाँ क्या बोलता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, सेम ही है, मास ऑफ सॉल्वेंट, बात बदल गई, सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट है। फिर से सेम ही एग्जांपल ले लेते हैं ना भाई। 3 स्मॉल m ऑफ 3 मोलल, उसको मोलर बोलेंगे, इसको मोलर बोलेंगे, HCl इज, तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 3 मोल्स होंगे एच, फिर से लिखता है, गंदा दिख रहा है, रुको, इसको समझना बहुत जरूरी है। 3 मोलल HCl सॉल्यूशन है, तो क्या मतलब है कि 3 मोल्स होंगे, मोल्स किसके? HCl के, किसमें? 1 kg, नीचे kg है, ऑफ वाटर में, H2O में। ओवरऑल सॉल्यूशन का क्या वेट होगा? अगर हम निकालने चले गए, फॉर एग्जांपल HCl का वेट कितना होता है? Cl होता है 35.5, ये तो 36.5 हो गया। ठीक है, 3 मोल है, इंटू 3 कर दो, 5 × 3 = 15, कैरी ओवर 1, 6 × 3 = 18, 109.5 ग्राम। तो ओवरऑल पता है सॉल्यूशन का वेट कितना है? ये 1000 ग्राम ले लो तो 1109.5 ग्राम है सॉल्यूशन का वेट। मोलैरिटी टू मोलैरिटी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंशियल समझ लो, मोलैरिटी क्योंकि वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है, तो वॉल्यूम बढ़ी तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी पे क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे सीधे। तो अगर हीट बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगी, तो मोलैरिटी चेंज होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो बेसिकली मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना मोलैरिटी घटेगी। इसका कुछ टेम्परेचर पे फर्क ही नहीं है, मास थोड़ी चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। आ गए, अपना सारा डिस्कशन हो गया है। अल्टीमेट डैशबोर्ड आपको दे देता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसकी पीपीटी आ जाएगी। अब आपके पास हम PYQ पे भी जंप करने वाले हैं, हमारा चैप्टर खत्म होने पे आ गया है। PYQ से आपको पूरे पूरे कॉन्सेप्ट से समझा दूंगा। मेरा आपसे क्या मतलब था, 5 घंटे की पीपीटी बना दी, आप पहले ही पढ़े हुए हो, सबको समझे हुए हो, वही चीज रिपीट करने लगी। अब हम PYQ पे जंप करेंगे कि PYQ से सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे। 10-15 PYQ से आपको समझ में आएगा कि भाई तो साला पूरा चैप्टर सीख गया। ठीक है, अप्रोच भी मुझे बताना कि क्या लगता है। सारा खेल मोल का है, हम मान चुके हैं कि मोल यहाँ का बॉस है भाई, ठीक है। तो मोल से अगर हमें वॉल्यूम निकालनी होगी तो क्या करेंगे? वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। तो मोल से वॉल्यूम निकालनी होगी तो इंटू 22.4 करेंगे STP पे। तो वॉल्यूम क्या है, ठीक है, अगर गैस की बात कर रही है तो मोल्स निकलेंगे वॉल्यूम बाय 22.4 से, सिंपल है। मोल से मास निकालना होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास से या एलिमेंट के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट सबसे चलो मोल्स निकाल लेते हैं, ये वाला पहले आपको बता देता हूँ कि मास है आपके पास, तो मोल्स कैसे निकालोगे? पूरा वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकले हुए तो क्या, टोटल पार्टिकल्स कितने हैं, Na से डिवाइड करोगे तो भी मोल्स निकल जाएंगे। सॉल्यूशन है तो मोलैरिटी है, मोलैरिटी है। ये हो गया। अब मैं आपको सीधे जंप करा देता हूँ क्वेश्चन सॉल्विंग पे, ठीक है। कुछ चीजें और बता के सीधे क्वेश्चन सॉल्विंग पे जंप करा देता हूँ। मुझे प्लीज मेरे भाई, एक मिनट रुको यार, ये मैं ये चेंज करना चाहता हूँ। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। राइटिंग में मत जाना भाई, जिस मास्टर की राइटिंग बेकार होती है ना वही सबसे अच्छा पढ़ाता है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। इसमें हमें क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? डाल्टन का ध्यान रख लो, एटॉमिक नंबर का ध्यान रख लो, एटॉमिक मास का ध्यान रख लो, इसको रटना है। मोलर मास का ध्यान रख लो, इसको भी जहां तक हो सके, जितना हो सके ध्यान रखना है। आइसोटोप्स का ध्यान रख लो, ठीक है। आइसोटोप्स मैंने तुम्हें नहीं समझाया ना। देखो आइसोटोप्स बेसिकली क्या है, इस पे क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स पे कि भाई C12 भी एग्जिस्ट कर रहा है, C13 भी एग्जिस्ट कर रहा है। किसी ने बोल दिया कि भाई ये नेचर में ना ये 60% एग्जिस्ट करता है, ये 40% एग्जिस्ट करता है, मुझे मास बता दो एवरेज, या फिर मास दे रखा होगा ये किस प्रोपोर्शन में है वो बता दो, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। तो आपका एवरेज मास कितना होगा?
60 इंटू इसका जो मास है, इसका मास ए लेते हैं, इसका भी 60 इंटू ए प्लस 40 इंटू बी डिवाइडेड बाय 100, ये एवरेज आ गया। अगर प्रोपोर्शंस नहीं पता है, अगर ये पता है, तो आप बेसिकली मैथ्स लगा सकते हो, ये एवरेज हो गया। इस पे बहुत सारे पीवाईक्यू मैं तुम्हें करा दूंगा। आइसोटोप्स का ध्यान रख लो, सारे कंसंट्रेशन टर्म्स का ध्यान रख लो। बाकी बहुत आसान है, तुम्हें कम्युनिटी पे दे दूंगा, रिसोर्सेज भी दे दूंगा, क्वेश्चन सॉल्विंग में पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी पर लीटर होती है, ये सब मैं तुम्हें सिखा दूंगा क्वेश्चन सॉल्विंग के बीच में। ये रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस है इसको आसान भाषा में लिखना। मैं तुम्हें सीधे सीधे बताता हूँ, मैं हूँ लॉजिक वाला बंदा, ठीक है। तो मैं मोस्ट ऑफ दी चीजें ना बहुत लॉजिक से निकाल लेता हूँ। जैसे एक और कंसंट्रेशन है, टर्म्स है मोल फ्रैक्शन, लॉजिक है ना भाई, क्यों रट रहा है? मोल फ्रैक्शन मतलब कितने फ्रैक्शन ऑफ मोल है, ठीक है, ये सब तुमने पढ़ा है यार, ये सब तुम्हारे नोट्स में होगा, मैं बस तुम्हें ना आसान भाषा समझा रहा हूँ। मोल फ्रैक्शन क्या है कि एक सॉल्यूशन था, ठीक है। बहुत बेकार बन गया भाई बीकर, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें मैंने 10 मोल डाला HCl का, और इसमें 50 मोल है ऑलरेडी इसका, वाटर का। मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl क्या है मेरे भाई? अरे HCl का जितना मोल डाला और टोटल मोल जितना है, 1/6। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना है मेरे भाई? 50 डाला, टोटल कितना है 60, 5/6। सारे मोल फ्रैक्शन का सम 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक टर्म है जो तुम ध्यान रख सकते हो। नॉर्मेलिटी बता देता हूँ भाई, तुम भी क्या याद रखोगे, ठीक है, पता है तुम्हें, तुम बस आसान भाषा में मोल फ्रैक्शन को आसान भाषा में लेके आओ, ठीक है। नॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ अ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये एक सॉल्यूशन है जो 1 लीटर का है पूरा सॉल्यूशन, इसमें मैंने 1 मोल HCl डाल दिया, तो पता है नॉर्मेलिटी क्या है? 1 मोल ऑफ HCl कितना होगा? 36.5 ग्राम पर लीटर, ये नॉर्मेलिटी है। मोल पर लीटर क्या था? मोलैरिटी। ग्राम पर लीटर इज नॉर्मेलिटी। इतना सा अंतर है मेरे भाई, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया, अब हम PYQ पे जंप कर जाते हैं मेरे भाई, प्लीज। अब बाकी चीजें तुम सीखते रहना, नोट से आ जाएंगे, मैंने तुम्हें समझा दिया है भाई। सब क्यों आ रहे हो आप इधर? अब हम कुछ PYQ करने वाले हैं यार, मेरे से ना ये चलता नहीं कभी कभी। अभी तक मजा आया नहीं आया, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दो भाई। क्या तुम्हें बैकलॉग कवर हो रहे हैं? देखो मैं सीधे ना एक अप्रोच ये भी ले सकता हूँ, तुम अगले से बताना कि मैंने यार PYQ शुरू कर दिया। पहला, मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 220 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस एज एट HTP ऑन रिएक्शन विद एक्सेस डाइल्यूट HCl। मैं सीधे भी तो बता सकता हूँ था, मतलब ये एक मेरा अप्रोच क्या हो सकता था, इस बात को तू समझना मेरे भाई। कितना है यार ये, ठीक है चलो, इतना भी ज्यादा नहीं। मेरा एक सीधा अप्रोच पता है क्या हो सकता था, कि मैं यहाँ पे तुम्हें बेसिकली आइडियल गैस सिचुएशन समझा सकता हूँ, ठीक है। आइडियल गैस सिचुएशन पीवी इक्वल टू एनआरटी यहीं पे समझा देता हूँ, ये मैं तुम्हें अभी समझाने भी वाला हूँ रिवीजन में। क्या पिछले वाली एक्सरसाइज गियर अप के लिए, रिवीजन के लिए जरूरी है? मुझे कमेंट्स में बताओ। ये भैया मैं थोड़ा स्मार्ट हूँ, मैं सीधे ना क्वेश्चन से सीख लूंगा। अब हमारा क्या अप्रोच रहेगा, हमारे पास बहुत सारे PYQs है, अब मैं खुद से भी बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि भाई कैसे क्रेजीली खुद से क्वेश्चन बना लेते हैं। एक टॉप तो मुझे मैं ये देना चाहूंगा ना, वो यही है कि अल्टीमेट लेवल ऑफ लर्निंग इज खुद से क्वेश्चन बना लेना। खुद से क्वेश्चन बनाना जिस दिन सीख जाओगे ना, उस दिन अल्टीमेट लेवल ऑफ लर्निंग पे पहुंच जाओगे। एंड ये आपको चैप्टर आसान लग रहा है या आपको ये चैप्टर लल्लू लग रहा है? अभी तक मेरे हिसाब से तो लल्लू लग रहा होगा। इससे बन जाते हैं यार, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। मेरे पास किताब पड़ी होगी जहां तक है, अगर मैं किताब ढूंढूं, अगर मेरे पास PYQ की किताब पड़ी हुई है, तो मैं इसमें अगर देखूं कि 25 में कितने क्वेश्चन आए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्वेश्चन है सारी शिफ्ट मिला के 25 में, ठीक है। तो ये तो कम दे रखे हैं यार, शिफ्ट 1 के ही आ रखे हैं इसमें तो, बहुत आसानी से 1 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डेफिनेट है, इस बात को समझो। और ये आता होगा तो बाकी भी होंगे, वरना होंगे नहीं, ठीक है। अब सीधे करते हैं,
ये क्वेश्चन तुमने देखा होगा, 25 का है, शिफ्ट 2 का है। इसमें गलती क्या है, कुछ बुक्स में इसमें आंसर गलत दे रखा है, कुछ बुक्स में इसका आंसर गलत दे रखा है। मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 220 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस। एसटीपी दिमाग से जैसे ही आ गया, एसटीपी में मेरे को सीधे सीधे तुम्हें मैं बताता हूँ, पहली बात तो कॉन्सेप्ट रिवाइज कर देता हूँ। एसटीपी इन सब की बात करें, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगेगी, और ये एक कॉन्सेप्ट लगेगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट मेरे भाई क्या लगेगा, एसटीपी पे एक मोल की वॉल्यूम 22.4 लीटर होती है। एक मोल ऑफ गैस की वॉल्यूम 22.4 लीटर होती है, उससे सब खेल हो जाएगा। जब भी फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुन ले, क्वेश्चन नहीं बनते, फिजिकल केमिस्ट्री हार्ड है। तुझे ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पढ़ना, तुझे क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 220 ml, 220 ml क्या है, यहाँ पे कंडीशंस लिखो, एसटीपी है, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि भाई एसटीपी चल रहा है, किसकी किसकी वॉल्यूम है, H2 की। इसका क्या किया गया है, रिएक्शन किया गया है HCl से। HCl यहाँ पे एक्सेस दे रखा है। मास ऑफ मैग्नीशियम का मास क्या होगा, इसका मोलर मास भी दे रखा है, ठीक है। तो मोलर मास क्या दे रखा है, 24 ग्राम पर मोल। अब मुझे बेसिकली लगानी है। अब मुझे एक चीज पता है कि मुझे मास निकालना है, मतलब मोल निकालने हैं। मेरे कन्वर्जन्स याद आ रहे हैं, तो भाई मैं सीधे निकाल लेता हूँ ना कितने मोल है। मुझे ये पता है भाई साहब कि 22.4 लीटर होती है, तो 22,400 ml में एक मोल बनता है। एक्सेस है ना, तो मतलब सारा कंज्यूम हो गया होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सारा कंज्यूम हो गया होगा, ठीक है, MgCl2 बनाने के लिए। रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन ये तो रही H3 प्लस Mg इक्वल्स टू MgCl2। मैग्नीशियम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, सॉरी सॉरी, गलत बता दी मैंने रिएक्शन, कोई बात नहीं। रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन यही तो हो रही है, Mg प्लस HCl इक्वल्स टू MgCl2 प्लस H2। ये H2 कितनी निकली, अब ये H2 जितनी निकली होगी, जितने मोल H2 निकली होगी उतने मोल मैग्नीशियम लगने ही लगने हैं, ठीक है। ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, जितने मोल H2 लगनी है उतने ये यहाँ पे लगनी ही लगनी है। अब ये बेसिक रिएक्शंस, बेसिक बैलेंसिंग, ये सब आनी चाहिए, ठीक है, कि क्या बनेगा कैसे बनेगा वो सब आना चाहिए। अब 22,400 ml में एक मोल बनता है, ठीक है। मुझे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने, क्या निकालने, मोल्स ऑफ H2। अब दूसरी चीज तुम्हें एक और फिजिकल केमिस्ट्री का बताता हूँ। तो बेसिकली 220 ml में कितने मोल्स होंगे, 1/22,400 इंटू 220। अब इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना मेरे बेटे, इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, क्यों भैया, अरे भाई आगे तक चले जाना। ये मोल्स आ गए, अब इतने ही मोल, मैं ये बोल सकता हूँ कि यही है मोल्स ऑफ मैग्नीश, मैग्नीशियम की भी मोल्स यही है। तो मास क्या होगा, मुझे सबको पता है, मोल्स इंटू 24 ग्राम कर दो। मैं 220/22,400 इंटू 24 ग्राम ही कर देता हूँ ना सीधे सीधे। यार मैं थोड़ी देर के लिए ना नीचे ले रहा हूँ, बेसिकली क्या करना है अपने को, 22/224 जीरो इंटू 24 ग्राम, क्या ये सीधे कट जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। 24 9 9 4 36, 9 4 9 4 कितना होता है, 36 होता है, तो नहीं कटेगा डायरेक्ट, तो नहीं कटेगा डायरेक्ट। चलो 4 से काटते हैं, 4 से काटते हैं, 6 हो गया, 5 हो गया, 560 हो गया, ठीक है। 5 6 हो गया। अब ये 6 से कटेगा क्या, 9 6 56, नहीं 9 6 52, काट दो वापस, 4 से नहीं काट रहा, 2 से काट दो, 3 आ गया, 280, फिर 2 से काट दो, 140, 11। अब नहीं कटेगा शायद मेरे हिसाब से, तो 33/140 का गेम है, ठीक है। पॉइंट लगा दिया, जीरो कर दिया, 2 कर दिया, 3 तो जा नहीं रहा, 2 280, कितना हो गया, 50। कैलकुलेशन है तुम्हें भी थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी, 3 जा लगा दो, 420। अब कितना हो रहा है, 120, फिर जीरो लगा दो, कितना आएगा, 5 जा जाएगा, 6 जा, 6 4 24 कैरी हो टू। नहीं नहीं नहीं, यहाँ गलत कर दिया हमने, यहाँ हमने गलत कर दिया, ये 80 होगा, 800। तो 6 4 24 कैरी होते हैं, 5 जा रहा है, मतलब बेसिकली 0.
235 ग्राम होगा। अब 235 तो है। अब देखो नंबर में घटा रहा है। बहुत जगह गलती क्या दे रखी है, इसको आंसर सही दे रखा है, ये आंसर सही नहीं है। आप देखो ना, 235 ग्राम है, ये गलत है। 0.24 mg। तो बेसिकली बाकी क्या एमजी में, ग्राम वाले कटा दो, ग्राम वाले कटा दिए। अब क्या मैं इसको एमजी में कर लूं, एमजी मतलब 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। 235 मिलीग्राम आ जाएगा आंसर। 235 मिलीग्राम आंसर है, हाँ ये है ना 236। कि कैलकुलेशन थोड़े फास्ट और करने पड़ेंगे हमको। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, और हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है, बट जानबूझ के मैंने रखा है, यहाँ पे आपको पागल बनाया जाता है। 10⁻⁹ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। अब पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। बेसिकली एक मोल का मतलब क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, ये हम सब जानते हैं। एक मोल में क्या होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। मतलब बेसिकली तुम समझ रहे हो, पार्टिकल्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। मतलब जिसका मोलर मास जितना कम होगा, उसके पार्टिकल्स उससे ज्यादा होंगे। किस चीज में, जब वेट कांस्टेंट है, यहाँ वेट कांस्टेंट दे रखा है, 10⁻⁹ दे रखे हैं। जिसका मोलर मास सबसे कम होगा, उसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल्स होंगे। सीधे सीधे कॉन्सेप्ट समझा दिया, बट यहाँ पे एक कैच है। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता। क्यों छोड़ देता? भाई मेरे को पीओ पता है, पोलोनियम होता है। पीआर सारा मुझे पता ही नहीं क्या होता है। पीबी तो लेड होता है, और प्लेटिनम हो, पीपीटी प्लेटिनम होता है। अगर तुम्हें पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक वेट्स या रिलेटिवली नहीं पता है, तो भाई मत करो इसको। होक्स है ये क्वेश्चन, सिर्फ पागल बनाने का क्वेश्चन। आंसर में अगर तुम्हें बताऊं, तो भाई इसका वेट सबसे कम होता है। ठीक है, 1 समथिंग 140 समथिंग होता है ये। प्रेसेडियम करके कोई है, ठीक है, जो बिल्कुल नया एलिमेंट है। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने देखा है। ठीक है, मेरे को जब ये क्वेश्चन देखा तो भाई मैं पीरियोडिक टेबल खोली, क्योंकि मुझे बाकी याद है, बाकी एलिमेंट्स पता है, एटॉमिक नंबर भी मोस्टली पता ही है, कि पोलोनियम इधर पड़, नहीं प्लेटिनम इधर पड़ा है, फिर अपना लेड इधर पड़ा है, इसका तो आइडिया ही नहीं है। तो भाई देखा तो वैसे आंसर ये है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा होता है। बट एक्चुअल में आप देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं यार, एंड इस क्वेश्चन को समझते हैं। कंबशन हो रहा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा गया है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए ना, तो सीधे तुम एक चीज समझ लो मेरे भाई, कि ये ना कंजर्वेशन ऑफ मास वाली है। अब पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कोई कंपाउंड है एक्स। अब इन तीनों से ही मिलके बना है, तो सीधे समझ लें ऐसा कोई कंपाउंड है, CaHbO3। कंबशन हो रहा है O2 से, CO2 प्लस H2O बना रहा है भैया। बहुत बढ़िया बात हो गई। अब ये एक, अम्मा यार, अब चलो इसको डिलीट ही कर देते हैं। CaHbO3, ठीक है। ये साथ लाला 1 ग्राम था, इसका कुछ लेना देना ही नहीं है। ये 1.46 ग्राम बना, और ये 0.56 ग्राम लगा। कॉन्सेप्ट क्या लगा भैया, वो तो सिखा दो। कॉन्सेप्ट लगा है कंजर्वेशन ऑफ मास। कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ मास मेरे लाला। कंजर्वेशन ऑफ मास अगर याद होगा, अगर हमने इस पीपीटी में देखा होगा, मास कंजर्व रहता है। फिर मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि न्यूक्लियर रिएक्शन में हिल जाता है। मास ऑफ रिएक्टेंस इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यही लग रहा है, इतना छोटा सा बताया था, जेई मेन का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि रिवर्स लर्निंग जो मैं करा रहा हूँ ना, ये बहुत बेनिफिशियल होगी तुम्हारे लिए, ध्यान से सुनो। तो मास रिएक्टेंट और मास प्रोडक्ट बराबर होते हैं। क्या भैया इसका मतलब ये भी है कि मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो टोटल हैं, उतने ही मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टोटल होंगे? ये प्रोडक्ट मोल्स भी क्या कंजर्व रहते हैं? मैंने कहा यार क्वेश्चन तो सही है भाई तेरा, कुछ इसमें बुराई और दो राय नहीं दिख रही। मैंने कहा चलो टेस्ट कर लेते हैं। Mg को HCl के साथ खिलाया, तो MgCl2 बना, और क्या बना मेरे भाई, H2 गैस बनी। ठीक है, तो HCl में ये दो लग गया, MgCl2 वैसे में बैलेंस हो गई। तो यहाँ कितने मोल लगे, एक दो, यहाँ कितना है, 1 मोल आया, 1 मोल आया। यहाँ तो 3 मोल थे, यहाँ 2 मोल थे। ओ, ये तो गलत हो गई। हो सकता है हमने एक्सेप्शन पढ़ लिया हो, केमिस्ट्री भाई। H2 को O2 से खिला देते हैं, क्या बनता है, H2O। यहाँ एक है,
यहाँ 2 लगाओ, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लगाओ। यहाँ कितने मोल हो गए, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, फिर गलत हो गई, मोल्स कंजर्व नहीं होते। ठीक है, ये तुम्हें समझाना चाह रहा था मैं। कंजर्वेशन ऑफ मोल्स नहीं होता, कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। अब मैं एक हाइपोथेसिस इसमें लगाता हूँ यार, जितना कैल्शियम, ये कंपाउंड है CaHbOC, इस यही रिएक्ट हो रहा है, जितना कार्बन बन रहा है इससे ही तो आ रहा है, और जितना हाइड्रोजन बन रहा है ये भी इससे आ रहा है। अरे बाप रे, मतलब अगर मैं कितना कार्बन बना, फाइनल प्रोडक्ट में कितना कार्बन का मास है, कितना हाइड्रोजन का मास है, ये निकाल लूं, तो इसका जो 1 ग्राम है, क्या ये कार्बन के मास से प्लस हाइड्रोजन के मास से प्लस ऑक्सीजन के मास से ही तो बना है। कार्बन का मास मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि CO2 का मास मुझे पता है। हाइड्रोजन का मास मैं निकाल सकता हूँ, हाँ भैया, क्योंकि मुझे H2O का मास भी पता है। तो फिर इससे तो मैं ऑक्सीजन का भी मास निकाल सकता हूँ, फिर मैं ऑक्सीजन के मोल्स भी निकाल सकता हूँ। समझ रहे हो, तीनों के पता चल जाएगा फिर तो। मास है, मास को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। ये बेसिकली लॉजिक लगाना है, बहुत जल्दी जल्दी समझाऊंगा। ठीक है, इसको क्वेश्चंस को थोड़ा यहाँ से बड़ा कर लेते हैं और हम इसको छोटा कर लेते हैं। अब बेसिकली पहले निकालते हैं मोल्स ऑफ CO2। क्या तुम मानते हो कि मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ कार्बन ओनली? जितने कार्बन के मोल्स है उतने ही तो है। कार्बन के मोल्स इसमें कितने होंगे, ये जो इसका मास है इसको कार्बन CO2 के मास से डिवाइड कर दिया, ये 0.03 आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, 4 × 12 होता है। ठीक है, तो 0. एक डॉट इधर आया, 2 डॉट आया तो 0 भी लगा, तो 033 टाइप्स होगा। तो पूरी कैलकुलेशन कर लेना, मैं अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही मोल्स ऑफ H2O इक्वल्स टू कितना होगा, मोल्स जितने H2O के होंगे हाइड्रोजन के कितने होंगे, उसके डबल होंगे। देखो क्योंकि 2 है इसमें। ठीक है, तो ये मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 2 होगा। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को हम 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O, मोल्स ऑफ H2O कितने हैं 0.567 डिवाइडेड बाय 18। अगर यहाँ भी तुम देखो अप्रोक्सीमेशन थोड़ा थोड़ा तो लग सकता है मेरे भाई। कैसे भैया, अरे ये आप देखो ना, 0.6 है, 6×18 होता है, तो ये भी तो 0 पॉइंट लगा, एक इधर आया, फिर एक और इधर आया। अरे ये तो 0.33 ही हो रहा है, ये भी लगभग 0.33 हो रहा है, 31 टाइप्स होगा। ठीक है, इंटू 2 भी करना है तो 0.063 ले देता हूँ अभी के लिए। इतने मोल्स आ गए हैं इसके। तो अब मोल से मास निकाल लेता हूँ। मास ऑफ कार्बन कितना है 0.033 इंटू 12, 12×3 = 36, कह रही हो मैम, 396, 0.396 ग्राम आ गया। मास ऑफ हाइड्रोजन भी निकाल लेंगे, कितने मोल है 0.063 है, ये तो एक ही होता है, 0.063 ग्राम ही तो हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब आ गया ना भाई, मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का मास कितना होगा 1 माइनस 0.396 माइनस 0.063। इसको मैं अगर 0.4 मान लूं, इसका 3 इधर दे दिया तो ये 0.4 हो गया। ठीक है, तो ये 0.46 हो गया, तो ये पॉइंट ऑक्सीजन का कितना आएगा 0.54 ग्राम आ रहा है मेरे हिसाब से। अप्रोक्सीमेशन लगाने पड़ते हैं यार, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादा नहीं हिलेगा क्योंकि डिनोमिनेटर्स बड़े हैं। तो मोल्स निकाल लेता हूँ, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे 0.54 डिवाइडेड बाय 16, 16 दूनी 32, 16×3 = 48। ठीक है, तो इसके मोल्स कितने आ गए 0.033 ही आ रहे हैं। अरे भैया मेरे को तो चमक गया, कैसे चमक गया, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं यहाँ पे अब डिलीट कर दे रहा हूँ। एम्फिरिकल फॉर्मूला निकालना है ना मेरे भाई, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई भाई, कि ये जो अपना, हाँ, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये कैसे मिल रहे हैं भैया पता है आपको? ये मिल रहे हैं, कार्बन 0.033 मोल पे मिला भैया, ये 0.063 मोल मिला, और ये भी 0.033 मोल मिला। तो मोल से ही तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आता है ना मेरे भाई, और ये 2 टाइम्स है, तो क्या हम इसको CH2O ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं।
तो अब इसका मास भी निकाल सकते हैं भैया हम, तो हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। 12 + 2 + 16, तो कितना हो गया? 18, 20। क्या हमारा आंसर 30 ग्राम है? चेक कर लेते हैं। ओहो, फर्स्ट आंसर, ये आंसर है आपका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बस डाल्टन वाला इसलिए डाल रहा हूँ, 10 तक गिनना तब तक खत्म करेंगे, क्योंकि तुम्हें बता रहा जाता था कि ये आ जाता है। इनकरेक्ट निकालना। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल mass. Matter consists of indivisible atoms. Compounds are formed when atoms of different elements combine in any ratio. यही गलत है ना भाई? थर्ड आंसर है। फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं ना, बाकी सब तो सही है। इसलिए डाल्टन तुमने आज समझ लिया, क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं, वो कंसंट्रेशन टर्म्स का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कमर्शियली सोल्ड HCl 35% HCl बाय मास होता है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ दिस। ठीक है ठीक है, अब पहले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है मांग रहा है? मोलैरिटी पूछ रहा है, मतलब कंसंट्रेशन टर्म्स की बात हो रही है। कंसंट्रेशन टर्म्स में ना मैं सबसे पहले एक चीज करूंगा, आसान भाषा। आसान भाषा में मुझे बता दो क्या पूछा। मोलैरिटी पूछी है। मोलैरिटी आसान भाषा में मोल्स बाय वॉल्यूम है। ठीक है, तो मुझसे बेसिकली मोल्स बाय वॉल्यूम पूछी है। कैपिटल एम पूछा है, मोल्स ऑफ Cl HCl, मोल्स ऑफ HCl बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये पूछा है, अब मैं ये सब निकाल दूंगा। अब देख लेता हूँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है। कंसंट्रेशन दे रखी है 35% बाय वॉल्यूम, नहीं बाय मास। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में मेरे भाई, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। 35 ग्राम अपना ये है HCl, तो मैं मोल्स निकाल लेता हूँ। मैं मोल्स की निकालूंगा, मैं तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम निकाल लेता हूँ ना। सॉल्यूशन की, क्योंकि मोल्स तो देखो ना, 35 ग्राम HCl है, तो पहले चलो निकाल लेता हूँ मोल्स ऑफ HCl। 35 बरोबर डिवाइडेड बाय 36.5। और तुम्हें अप्रोक्सीमेशन भी एक बढ़िया सिखा दूंगा, इसलिए मैं यहाँ ना अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्योंकि HCl क्या है? 35.5 + 1। पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। डेंसिटी इसलिए दे रखी क्योंकि मास आ गया। वॉल्यूम क्या होगा? मास बाय डेंसिटी। नहीं भैया, ये कैसे खेल रहे हो? अरे भाई, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम 10th क्लास में पढ़ा है, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। तो बेसिक है ना यार। मास कितना था हमारे टोटल सॉल्यूशन का? 100 ग्राम। सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी थी? 1.46। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो। 100 डिवाइडेड बाय 1.46, तो ये कितनी वॉल्यूम हो जाएगी? थोड़ा काटा पीटी करते हैं। मैं तुम्हारे साथ ना बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर रहा हूँ जैसे कोई मतलब बच्चा करता है। 73। 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49। सत्ते लगेगा क्या? 7 7 या 21। नहीं, सत्ते नहीं लगेगा, छंगी ही लगेगी। 6 3 जा 18, कैरी ओवर 1। 7 6 जा 42, 43। ये 2 आ गया। ठीक है, ये 6 आ गया। 620। अब लग जाएगा क्या? 80 लगेगी। 8 3 जा 24, कैरी ओवर 2। 8 7 जा 56, 58। ठीक है, तो 68 के आसपास आ रहा है वॉल्यूम। ये आ गया 6। हाँ, ये आ गया 3। पॉइंट लगा दिया तो 0, एक ही डेसिमल तक निकालते हैं। तो 5 आ जाएगा, 68.5 हो जाएगा। तो ये 5 जाएगा, क्योंकि थोड़ा 5 या 5 3 15, कैरी ओवर 1। 365 आ रहा है, बहुत अप्रोक्सीमेशन है। तो मैं बेसिकली समझ गया हूँ कि मेरी जो वॉल्यूम आ रही है ना, ये बेसिकली 68.5 ml आ रही है। ठीक है, इसको मैं लीटर में कन्वर्ट कर लूँ। ठीक है, लीटर में कितना है? 1000 से डिवाइड करना है। इतना मेरे भाई तुम्हें ना थोड़ा साथ देना पड़ेगा। 0.0685 लीटर हो गया। तो अब मैं मोलैरिटी निकाल लूँ। मोल्स कितने हैं? मोल्स है 35/36.5, यहां से निकाला है मैंने, ध्यान रखो। और वॉल्यूम कितनी है? 0.685। ठीक है, जीरो भी आएगा।
0.0685। तो फिर से लिख लेता हूँ, 35/36.5 इंटू 0.0685। फिजिकल केमिस्ट्री की ना बैंड ही यहाँ बचती है कि बहुत कैलकुलेशन हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं एक अप्रोक्सीमेशन लेके देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि यार बहुत आसपास तो नहीं है, दो दो का अंतर है। तो मैं तो साला एक अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ, मैं इसको पूरे को 1 मान ले रहा हूँ, पूरे को 1 मान ले रहा हूँ। तो मतलब मैं बेसिकली 100/6.85 की बात कर रहा हूँ, मैं इसको ना 7 भी मान ले रहा हूँ। 14 आंसर आएगा, क्योंकि आसपास है ही नहीं कोई, एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्यों करूंगा। यही मैं क्वेश्चन अगर 2 मिनट में सॉल्व कर रहा हूँ, तुम 10 मिनट में क्यों करोगे? क्योंकि तुमने यहाँ ये भी कैलकुलेट किया, गलतियां क्या करी, ये भी कैलकुलेट किया है। दूसरी गलती ये क्या कह रही है, ये भी कैलकुलेट, ये भी पूरा कैलकुलेट किया था, ये भी पूरा 2 डेसिमल तक कैलकुलेट करोगे। मेरे दिमाग में पीछे ही प्रोसेस हो रहा है मेरे भाई कि ये तो लीटर में भी कन्वर्ट होना है। ठीक है, और मैं ना वो तो क्या कहूँ, उतना हरामी बना नहीं, वरना मैं तो यहाँ पे इसको 0.07 लेता, जल्दी जल्दी निपटा देता। चलो यार, नेक्स्ट सवाल करते हैं। एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ 1 m NaOH सॉल्यूशन रिक्वायर्स टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ एसिड बेसिस का क्वेश्चन है ये। चलो मैं इसको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। बेसिकली दिस इज अ मिली इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंस का क्वेश्चन है बेसिकली। एंड ये आप इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, बट मैं आप खेल समझा देता हूँ। एंड बहुत अच्छा है ये, आप पढ़ लो इसमें, यहीं पे ठीक रहेगा। पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ। बेसिकली क्या है, मिली इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट लग रहा है इधर, स्पेलिंग नहीं पता मुझे। MEQ बोलते हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर कर देते हैं। और ये ना इक्वल होना चाहिए, मतलब बेसिकली क्या है ना, इधर क्या हो रहा है, एक एसिड है NaOH, सॉरी बेस है ये, रिएक्ट कर रहा है। सॉरी, इसको कुछ यार गलत करना पड़ेगा, रुक जाओ। एक बेस है NaOH, ये रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ। ठीक है, पहला एसिड है H3PO3 और दूसरा है H3PO2। ठीक है, अब बेसिकली न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना है, अगर न्यूट्रलाइजेशन करना है तो बेसिकली इसके जो एसिडिक H, इसका जो एसिडिक H है ना, इसको एसिड एसिड क्यों है, H प्लस है, बेस बेस क्यों है, वो H माइनस है। इसको ही तो आपस में खेल के वो H2O बनाना है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है एसिड अपनी शक्ति लेके आया, बेस अपनी शक्ति लेके आया, और इसने ढेर हो गया। मतलब कोलिजन के बाद ना ये ना ये, बस सीधे ढेर हो गया। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन, दैट इज OH और H का पूरा पूरा बैलेंस बन के H2O बन जाना चाहिए। अब यहाँ पे ना रटन बनती भी है, बट मिली इक्विवेलेंस समझ लो, इसका ही पूरा खेल है, मैं आपको समझा दूंगा। आपको एन फैक्टर का ना पूरा खेल है, क्योंकि मोलैरिटी सबकी पता है, वॉल्यूम सबकी पता है, एन फैक्टर क्या है ना, HCl, H2SO4, H3PO3, याद करने वाली चीज है, याद कर लो, H3PO2। HCl में क्या है, एक आपके पास एन फैक्टर है, बिकॉज अगर आपको एक एसिडिक हाइड्रोजन मिल रहा है H2SO4, देयर आर टू। H3PO3 थ्री नहीं है, यही कैच है, H2। एंड दूसरा कैच बताऊं, H3PO2 में थ्री नहीं है, इट्स ओनली वन। ठीक है, ये मोनोबेसिक है, डायबेसिक है, डायबेसिक है, ये मोनोबेसिक है, ये याद ही करना पड़ेगा। अब चीजें सही हो जाएंगी। पहले वाले केस में मिली इक्विवेलेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मिली इक्विवेलेंस क्या है कि 1 ml मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू इसका बेस का भी यही होता है, OH है तो हमारे पास ये वन ही है, बेसिकली केस वन लिया है, ये रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये कितना हुआ, 1 मोलर सॉल्यूशन है, वॉल्यूम हमें निकालना है, ये तो वन ही था, किससे रिएक्ट कर रहा है, 1 मोलर सॉल्यूशन से कितनी वॉल्यूम, 50 ml, H3PO3 का ये दो होता है, ये कितनी हो गई, 100 ml हो गई। दूसरा केस निकाल लेते हैं, इधर तो सेम ही सीन है, तो 1 × V × 1 ही होगा। अब ये H3PO2 के संग कर रहा है, जो मोनोबेसिक होता है। वॉल्यूम यहाँ कितनी है, यहाँ भी 100 ही है, ये 2 × 100 ml, और ये सिर्फ वन आएगा इसका एन फैक्टर, मोनोबेसिक है, तो ये 200 ml हो गया। ये आंसर हो गया आपका।
ठीक है, नया कॉन्सेप्ट था, इक्विलिब्रियम का है, बट ठीक है, सीख लिया तो सीख लिया। When a hydrocarbon A undergoes combustion in the presence of air, it requires 9.5 equivalent of oxygen and produces 3 equivalent of water. What is the molecular formula of A? तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, CaHB रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, ऑक्सीजन, एंड 9.5 इक्विवेलेंट ऑफ, अच्छा, इट रिक्वायर्स एंड प्रोड्यूसेस 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ वाटर। CO2 की बात नहीं हुई है, and produces 3 equivalents of water. What is the molecular formula? निकला तो यही होगा, CO2 प्लस H2। ठीक है, अब इधर ना मोल्स की बात नहीं हुई है, यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ लिया है, सीधे निकालने तो मोल्स ही है बेसिकली, वो बट कैसे निकालने हैं वो देखते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट्स की बात हुई है, अगर ये कंबशन में जाता है तो ये 9.5 इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन लेता है और 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ वाटर देता है। ठीक है, अब हमें इसका निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट क्या है, वही है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंजर्वेशन नहीं लगेगा। यहाँ हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो यहाँ पे हमें डिविजन्स नहीं करने होंगे, एग्जैक्ट मोल्स के प्रोपोर्शन निकालने होंगे, प्रोपोर्शन नहीं मतलब एग्जैक्ट मोल्स निकालने हैं। यहाँ पे ना पिछला वाला रूल नहीं लगा सकते क्योंकि किसी के मास नहीं दे रखे हैं। ये क्या बोल रहा है, 9.5 इक्विवेलेंट मतलब 9.5 क्वांटिटी, 9.5 पार्ट्स इसके लगे, तो 3 पार्ट हाइड्रोजन के आ गए। ठीक है, तो यहाँ ना बेसिकली हमें स्ट्रक्चराइज एंड डिराइव करना पड़ेगा एक बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्ट्रक्चराइजिंग अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है मेरे भाई, ये 2023 का क्वेश्चन है, ऐसे करोगे बहुत दिमाग उलझन में आ जाएगा कि क्या हुआ, समझ नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ, जब भी इक्विवेलेंस दिए जाए, मास नहीं दिया है, कंजर्वेशन दिख नहीं रहा है, तो ये करो। अब इसको मैं बैलेंस कर लेता हूँ, CaHB है, ठीक है, और ये O2 से रिएक्ट कर रहा है, CO2 बना रहा है, H2O बना रहा है। पहली बात, मेरे पास इसके बाद जितना भी कार्बन आएगा इससे आएगा, तो ये A हो गया, जितना कार्बन आएगा इससे ही आएगा और कहीं कार्बन ही नहीं है। उसके बाद जितना हाइड्रोजन आएगा वो भी तो इससे ही आएगा, तो हाइड्रोजन आएगा इससे भी आएगा, तो इसको मुझे बैलेंस करना होगा, तो क्या मैं ये B/2 कर दूं, ताकि B/2 × 2, तो बी ही रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 आ गया तो B। अब समझो खेल, अब सब कुछ सेट हो गया, अब ऑक्सीजन कहाँ से आया, अब जितना ऑक्सीजन बना है वहीं से तो आया होगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। यहाँ से कितना है, यहाँ से A आया, यहाँ से कितना आया, नहीं यहाँ से तो 2A आया, यहाँ से कितना आया, यहाँ से B/2 आया। सही बात है, अब गधे बिल्कुल सही बात नहीं है, गलती कर दी हो, तो यहाँ O2 भी तो है, तो इसको आधा भी हो जाएगा ना। ये तो तुमने क्या निकाला, ये इक्विवेलेंट निकाला ओनली O का, सिर्फ O कितना आया, बट मेरे रिएक्शन में O नहीं लग रहा है, O2 लग रहा है, by 2 भी करना पड़ेगा, मतलब A+B/4 होगा। अब मैथ्स बन गई, कैसे मैथ्स बन गई भैया, नहीं समझ में आ रहा, अरे भाई तुझे दे रखा है ना A+B/4, तो तुझे 9.5 दे रखा है, भाई नहीं दिया है। ठीक है, और B/2 तुझे दे रखा है इसने, कितना है, 3 है, तो B कितना हो गया, 6 हो गया, तो इसको वापस यहाँ कर लो, A+6/4 = 9.5। 6/4 कितना होता है, A+9.5 माइनस 1.5, तो ये कितना आ गया, 8 आ गया। वाह भैया, तो ये कितना हो गया, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया CaHB में, तो C8H, H कितना है, H तो B है, B कितना है, B6, C8H6। क्या हमारे पास कोई आंसर है ऐसा, सेकंड वाला आंसर है। कितने क्वेश्चन बचे हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट से और बचे हैं यार, फिर इसके बाद एक और इसकी रिवीजन क्लास लगा लेंगे अगर तुम्हें लगेगा तो। ठीक है, बट क्वेश्चंस हमने बहुत बढ़िया किए, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, आपके मोल कॉन्सेप्ट की सारी चीजें मिल जाएंगी। अब ये एक पुराना क्वेश्चन मैंने उठाया है AIEEE का, बिकॉज हमने PV = NIT पे बात नहीं किया। व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट टेम्परेचर 273 केल्विन एंड प्रेशर 180। मैं ऐसे ही सॉल्व करता था यार, मतलब यहाँ मैं कभी अपने स्टूडेंट मोड में चला गया कि मैं ना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता था, मैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते लिखता ही रहता था, और मुझे ना फिर इससे डर नहीं लगता था।
ठीक है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर 273 केल्विन 1 एटीएम प्रेशर विल बी कंज्यूम्ड। ठीक है, वॉल्यूम गैस पूछी गई है, ये भी लिख देता था। इन ऑब्टेनिंग 21.6 ग्राम ऑफ एलिमेंटल बोरॉन, मास बोरान ऑफ बोरॉन कितना मांग रहा है, 21.6 ग्राम। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन कितना दे रखा है, 10.8 ग्राम। फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ बोरॉन ट्राइक्लोराइड बाय हाइड्रोजन, BCl3 प्लस H2 से हमें क्या निकालना है, व्हाट प्रोपोर्शन, व्हाट क्या निकालना है हमें, एलिमेंटल बोरॉन। तो बोरॉन प्लस HCl, HCl ही बनेगा। ये मैंने 6 क्यों लगाया, ताकि मैं यहाँ 3 लगा सकूं, यहाँ 2 लगा सकूं, यहाँ भी 2 लगा देता हूं। ठीक है, बैलेंसिंग करिए, इक्वेशन बना ली फिर उसको बैलेंस कर लिया। ठीक है भाई, इक्वेशन लग गई, कॉन्सेप्ट पे नहीं आया। ठीक है, बट एक बार चलो फिर से समझ लेते हैं। हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन गैस की वॉल्यूम चाहिए। अब मुझे 273 कैल, एसटीपी क्या है, एसटीपी क्या है, आइडियल गैस सिचुएशन, जहां एक मोल की वॉल्यूम तुरंत 22.4 लीटर हो जाती है। और एसटीपी तो है यार, टेम्परेचर 273 केल्विन है और प्रेशर 1 atm है। एसटीपी वाला सीन हो गया, मुझे समझ में आ गया यार, मुझे मोल्स निकालने हैं, फिर तुम्हें मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये कॉन्सेप्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब बेसिकली क्या हो गया, हमारे पास क्या दे रखा है हमें, मास ऑफ बोरॉन दे रखा है जो प्रोड्यूस हुआ है। तो मोल्स ऑफ बोरॉन निकाल लेता हूँ ना मैं, मोल्स ऑफ बोरॉन निकाल लेता हूँ। 21.6 डिवाइडेड बाय 10.8। ऐसा क्यों लग रहा है ये 2 मोल आ गए, हाँ ये 2 मोल आ गए। तो मोल्स ऑफ H2 कितने लगेंगे, अरे यार 3 मोल ऑफ H2 के लिए 2 मोल ऑफ बोरोन बनता है, तो मोल्स ऑफ H2 कितने हो जाएंगे, 2/3 इंटू, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 2 मोल्स ऑफ बोरॉन बनते हैं अगर 3 मोल्स ऑफ H2 डाली जाती है। ठीक है, तो एक में कितनी बनेगी, 3/2 मोल्स। 1 मोल ऑफ बोरॉन बनाने के लिए 3/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस लग रही है। तो हमें हमें कितने बनाने हैं, हमें तो 2 मोल्स बनाने हैं, तो 3 मोल्स लग जाएगी, 3 मोल्स ऑफ H2 गैस लग जाएगी। मतलब यहाँ पे आ जाते हैं, 3 × 22.4 लीटर लग जाएगी, 4×3 = 12, कैरी ओवर 1, 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6 67.2 लीटर लगा दो ये आंसर। एक और क्वेश्चन करा लेता हूँ तुम्हें, जेई मेन का। ठीक है, एसटीपी वाला सिचुएशन ध्यान में रखो, 22.4 से मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करना होता है, एसटीपी पे करना होता है। ये और एक और आइडियल गैस सिचुएशन पे क्वेश्चन आ रहा है, टेम्परेचर 300 केल्विन। मैं क्वेश्चन कैसे पढ़ता हूँ लास्ट में सोचो, मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन अब नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सीधे मेरी तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है उसमें पढ़ रहा हूँ। प्रेशर 1 atm है, 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन वॉल्यूम दे रखे 10 ml, रिक्वायर 55 ml ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन है तो मैं CaHb लिख रहा हूँ। O2 की वॉल्यूम कितनी है, 55 ml है, और कंप्लीट कंबशन है 40 ml ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड, फॉर्मूला। तो बेसिकली हमने सेम क्वेश्चन यहाँ पे किया है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने एक फॉर्मूला डिवाइस किया और मोल से उसको मैच कर लिया, हमें पता था कि हमें मोल्स वाला सीन करना है। ठीक है, यहाँ इक्विवेलेंट दे रखे थे, वहां मोल्स क्या है, फिर से हम वही चीज करेंगे, हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा दोस्त जो है CaHb कंप्लीट कंबशन कर रहा है, O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो CO2 बना रहा होगा और H2O बना रहा होगा। इसके अलावा ये कुछ ज्यादा खेल नहीं सकता। ठीक है, CO2 निकाल रहा होगा, H2O निकाल रहा होगा, अब ये जितना है ये उतना ही आया होगा जितना ये आया होगा, और ये इतना ही आया होगा जितना ये आया होगा, और ये भी उतना ही आया होगा जितना ये आया होगा। मतलब A + B/4, ये तो अपना पुराना वाला ही सीन है ना, सेम ही आ गया ये।
ये तो चाहो तो रट लो, तो स्टार बन गया अगर रिपीट हो रहा है तो। ठीक है। अब बेसिकली कितने मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म हुए और कितने, मतलब बेसिकली मोल्स निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ O2। ठीक है। मोल्स ऑफ O2 कितने हैं? और यहाँ एसटीपी नहीं लगेगा भाई। यहाँ कहीं तुम ये सोचो कि भाई हाँ एसटीपी लग जाएगा भैया, ये तो ऐसा नहीं है, यहाँ एसटीपी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भैया एसटीपी? बिकॉज दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड कंडीशन। 300 केल्विन है, 1 ATM का प्रेशर, यहाँ पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगेगा सीधे सीधे। ठीक है। तो सबके मोल्स निकाल लेते हैं जो जो दे रखा है, इसको ना हम साइड में निकाल के रखते हैं, इसको ना यहाँ से डिलीट कर देते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो मोल्स ऑफ CaHb कितने हो गए? यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो N इक्वल टू PV/RT कर ले। ठीक है। तो PV कितना है, 10/1000, और R इंटू 300। ठीक है, इतने मोल्स निकलेंगे। तो बेसिकली ये कटा, तो 1/, अगर तुम देखोगे इतना आ रहे हैं हाइड्रोकार्बन के मोल्स, 300 300। ठीक है। अब मोल्स ऑफ O2 निकाल लेते हैं सेम, इसी से PV/RT से। प्रेशर तो अभी भी इतना था, इसकी वॉल्यूम 55/1000 थी, और R हम वैसे ही रखेंगे, ये 300 कर देंगे। अब ये क्या है, ये 11 हो गया। ठीक है, मैंने 5 से डिवाइड किया है, ये 200 हो गया। तो ये कितना आ गया, 11/6, 1 2 3 4 के हो गया। सॉरी आर हो गया ना यार, के क्या कर रहा हूँ मैं बार बार। चलो यार माइक गिर गया था। अब मोल्स ऑफ CO2 निकालते हैं। मोल्स ऑफ CO2 क्या होंगे? बेसिकली P V इक्वल्स टू R, ये 1000 और 300। और क्या हुआ भैया? यार एक बात सोचो, ऐसे एक नॉर्मल बच्चा फंस जाता है जिसने पूरी ढंग से पढ़ाई नहीं की होती है, जिसने कॉन्सेप्ट्स नहीं समझे होते हैं, ये सब हम गलत कर रहे हैं। और तुम्हें ना ये समझ में कैसे आएगा, इसलिए मैंने ये पूरा सॉल्यूशन किया कि एक बच्चा, ये बात समझो, फिर से बताता हूँ कि हम गलत कर रहे हैं, ये कैसे हमें समझ में आएगा, ये हमें कब घुसना है, कब डाइव डीप इन करना है। ये जेई मेन का एक सवाल है, अगर मैं इतना अंदर घुसते जा रहा हूँ ना, मतलब मेरे को नहीं आता वो सवाल, मैं गलत कर रहा हूँ, इतना है ही नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस ही नहीं बनते, हमें रीअसेस करना चाहिए, हम कुछ भूल रहे हैं। अब समझाता हूँ, तुम इसमें PVNIT लगना ही नहीं था। हमने अंडू का ऑप्शन है भाई अपने पास, अब देख लेते हैं अगर हो तो। हाँ, हमने यहां तक चीजें सही की है, यहाँ हमने सब हक दिया। अब मैं बताता हूँ क्यों हका है हमने। ये सब हटा दो क्योंकि फंसते जा रहे हैं। एक और कॉन्सेप्ट आएगा अब इसमें, वो कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, फिर तुम समझना। कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें नहीं समझाया, मेरी गलती है, बट मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि भाई कहाँ फंसता है बच्चा ना, वो भी उसको समझना चाहिए। तो भाई कॉन्सेप्ट समझो। अगर कोई एक, आई नॉट से स्टैंडर्ड, अगर कोई कांस्टेंट टेम्परेचर, तो फिर से समझो एक बात, अब मैं बताता हूँ सही कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कांस्टेंट के और पी है, कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम है, तो के लुसाक्स लॉ क्या बोलता है, वॉल्यूम रेशियोज जो होते हैं ना, वो करस्पॉन्ड करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक, स्पेलिंग थोड़ी रेशियो से। नहीं समझ में आया भैया? नहीं समझ में आया, समझाते हैं भाई। कहने का मतलब ये है कि जैसे 1 मोल ऑफ CaHb रिएक्ट करेगा A+B/4 मोल ऑफ O2 से, तो मैंने देख लिया ना, इसका 1 मोल इससे रिएक्ट करेगा। ऐसे ही अगर मैं इसको वॉल्यूम्स में बोल दूं ना, वॉल्यूम्स भी इसी वॉल्यूम में रिएक्ट करेंगी, यही है लॉ। सेम, मतलब 1 लीटर ऑफ CaHb A+B/4 लीटर ऑफ O2 से रिएक्ट करेगी, और यही सारा खेल हो गया, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये 10 ml है। भाई खेल गया क्या? हम्म, ये 10 ml पता है, तो O2 कितनी होगी?
वो मुझे समझ में आ जाएगा क्योंकि सेम ही प्रोपोर्शन से करेगा। अब यार मेरे पास स्पेस नहीं है, मेरे पास ऐसे करोगे? चलो कहीं से स्पेस जुगाड़ते हैं, यहाँ से निकालते हैं। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, कि एक स्टोइकोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या है, कि भाई एक मोल ऑफ CaHb A+B/4 मोल ऑफ O2 से रिएक्ट करेगा। ये लुसाक्स लॉ क्या बोलता है, अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो वॉल्यूम्स के लिए भी सेम ही खेल कर सकते हो। मतलब 1 लीटर ऑफ CaHb रिएक्ट करेगा A+B/4 लीटर ऑफ O2 से। वॉल्यूम्स भी सेम तरीके से करस्पॉन्ड करने लगती हैं। अगर हमारे पास इस केस में 10 ml CaHb अगर हमने डाला है, तो 10A+B/4 ml ही O2 कंज्यूम होगी, और 10 × A ml ही CO2 निकलेगी। और भैया 10 × A तो मुझे पता है, मुझे मेरे क्वेश्चन से पता है कि भाई CO2 40 निकल रही है, O2 55 निकल रही है, तो यही तो बता रहा हूँ। 10A कितना है, ये 40 है, तो बेटा A पहले से ही 4 आ गया है, प्लस A+B/4 इंटू 10, ये 55 है, ये दे रखा है। A कितना है, 4, B/4 ये क्या हो गया, 5.5, तो B/4 कितना हो गया, 1.5, तो B कितना हो गया, 1.5 × 4 = 6। आंसर 2 मिनट में भी नहीं निकल गया, C4H6, ऐसे आंसर निकलता है। तो याद भी रखना पड़ेगा, जो तुम्हें पागल बनाते हैं, गधा बनाते हैं कि भाई भैया कि समझने का खेल है, इसका याद ही नहीं है तुझे लॉ, तो क्या घंटे का समझने का खेल है तेरा? तो ये बेसिकली एक अटेम्प्ट था। अब दो तीन चीजें हैं, हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। एक बार हम ना रिवाइज करेंगे कि हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, और तुम्हें मजा भी आएगा। हमने यहाँ पे, एक तो यार ना मैं इतना वेल वर्स नहीं हूँ आईपैड से, मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है, प्लीज भी। हमने यहाँ पे गे लुसाक लॉ पढ़ लिया, जिससे क्वेश्चन आता है। ये क्या है, व्हाट वॉल्यूम, या हमने क्या, हाँ, या तो हमने STP का जो वो है, और PV = NRT वाला भी मान लो समझ लिया। ये हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ये हमने स्टोइक्योमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कि भाई स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग चीजें होंगी, इक्विवेलेंट्स का भी सेम ही सीन है, ठीक है। यहाँ हमने क्या पढ़ लिया, यहाँ हमने मोलैरिटी पढ़ ली, और हमने उसमें डेंसिटी का एंगल भी पढ़ लिया, तो यहाँ इसके इसके सारी चीजें हो जाएंगी। ये क्या है, यहाँ पे भी हमने मोलैरिटी एंड कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ लिया, बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स। ये यहाँ पे हमने डाल्टन पढ़ लिया, जिससे सीधे क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ लिया मेरे भाई, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने प्रोपोर्शंस पढ़ लिए, कि भाई पार्टिकल साइज मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ हमने क्या पढ़ा, मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड, यहाँ पे हमने STP आइडियल गैस कंडीशंस पढ़ ली। तो हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। अब मुझे दो तीन चीजें बताओ, 3 क्वेश्चंस हैं, सीधे सीधे मुझे आंसर करके बताओ। शैल आई कंटिन्यू दिस? दूसरी चीज, क्या हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी एक लेक्चर निकाल लें, जिसमें 50 क्वेश्चन कर लें साथ में, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करें? ठीक है, ये मुझे बताओ। सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे, सारे चैप्टर्स का रिवीजन कराएंगे, सारे बैकलॉग खत्म कराएंगे, और तुमसे ये सारे क्वेश्चन दिल लगा के खत्म होंगे, और तुम अच्छे मार्क्स सिक्योर करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।